Hello dear student, how are you? I hope you all are very fine, happy, healthy and fantastic. आज का वीडियो हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। क्या आप जानते हो कि हाउ टू फाइंड इंड्यूस्ड चार्ज एंड इंड्यूस्ड फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक्स? जब डाइलेक्ट्रिक्स को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जब वो पोलराइज्ड होती है तो उस पर चार्ज कितना इंड्यूस होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इंड्यूस होती है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी? रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और एक मजेदार क्वेश्चन, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे इस वीडियो में। एयर एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम हम मानते हैं इसको। अगर इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, पता है हम लोगों को। अगर इसका प्रेशर हम 100 एटमॉस्फेयर कर दें तो इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे तमाम क्वेश्चंस के साथ आज का लेक्चर मैं आर के झा, फिजिक्स फैकल्टी, आपके लिए एक न्यू लेक्चर के साथ। और आज का टॉपिक हमारा डाइलेक्ट्रिक्स एंड इट्स पोलराइजेशन। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए आप लोग। ऐसे तमाम और कई सारे कॉन्सेप्ट की जानकारी मिलेगी आप लोगों को जो जेई के लिए, नीट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। तो प्लीज़ आप लोग बने रहें वीडियो के अंत तक। और आज की टॉपिक का शुरुआत हम लोग कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये जान रहे हैं कि व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक भी एक तरीके का इंसुलेटर होता है, नॉन कंडक्टर, जो करंट को कंडक्ट नहीं कर सकता है। सो डाइलेक्ट्रिक इज अ टाइप ऑफ इंसुलेटर व्हिच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट ऑल, जिसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये कहना कंपलसरी है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट ऑल। इट इज एन इंसुलेटर हैविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट ऑल। Effect of external electric field can be transmitted through it in different value depending upon nature of material। क्या मतलब इसका होगा कि अगर आप किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट थ्रू दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ट्रांसमिट होता है। कितना ट्रांसमिट होता है ये डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक के नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब हम यहाँ देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कितने तरह के हो सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से? एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। टाइप्स यहाँ पे 2 टाइप्स। फर्स्ट है यहाँ पे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और दूसरा यहाँ पे है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब देखो पोलर का मतलब यहाँ पे क्या है। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर कोई मटेरियल मोनो एटॉमिक है तो वो कंसिस्ट ऑफ एटम्स, और अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पॉली एटॉमिक है तो इट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम इसलिए बात करते हैं एटम या मॉलिक्यूलर बेसिस पे। अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एटम या मॉलिक्यूल्स में चार्ज का सेपरेशन हो, नेगेटिव चार्ज सेंटर अलग पॉइंट पे हो, पॉजिटिव चार्ज सेंटर अलग पॉइंट पे हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके एटम या मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक ही पॉइंट पे कंसाइड कर रहा होता है। जब एक ही पॉइंट पे कंसाइड कर रहा होता है, चार्ज का सेपरेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग? यहाँ पे देखेंगे डाइपोल नहीं बन पाएगा। डाइपोल नहीं बन पाएगा तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर में हर एक मॉलिक्यूल्स या एटम का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। और यहाँ देख रहे हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, यहाँ पे देखोगे ये नेगेटिव चार्ज सेंटर, ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर, दोनों के बीच कुछ एक सेपरेशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, मतलब 0 नहीं होगा, नॉन जीरो। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नॉन जीरो है। तो
each and every molecules or atoms of material behave as a dipole, तो इसको हम लोग कहेंगे पोलर डायलैक्ट्रिक्स। और अगर इट बिहेव एज अ नॉन डाइपोल, डाइपोल मोमेंट यहाँ जीरो हो रहा है, इट इज कॉल्ड नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स। हम इससे कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं एग्जांपल की, तो यहाँ देखेंगे आप नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, CH4 मीथेन, C2H6, हम इसको बोलते हैं इथेन, मीथेन गैस है, इथेन गैस है, सल्फर गैस है। तो गैसियस डायलैक्ट्रिक्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। और जब बात करते हैं पोलर डायलैक्ट्रिक्स का, तो यहाँ पे देखें हम लोग एग्जांपल, अमोनिया, याद होगा वहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसके आंसर में पोलैरिटी आ जाती है। HCl, यहाँ भी पोलैरिटी आ जाती है, यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो पोलर नेचर का बनता है। CO2, अमोनियम क्लोराइड एटसेट्रा, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं जो पोलर डायलैक्ट्रिक्स तरह बिहेव करते हैं। अब हम एक बात और यहाँ पे देखेंगे, चाहे डायलैक्ट्रिक हो, डायलैक्ट्रिक पोलर हो या नॉन पोलर हो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देने वाला हूँ। अगर हम कोई सैंपल लेते हैं, अगर हम कोई मटेरियल लेते हैं पोलर डायलैक्ट्रिक्स का, तो पोलर डायलैक्ट्रिक्स की जब बात कर रहे हैं तो इसमें जो इसके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो कुछ ऐसे होता है। ड्यू टू थर्मल एजिटेशन इसके मॉलिक्यूल्स रेंडमली अरेंज होते हैं, ये माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये जो इसकी रैंडम ओरिएंटेशन होती है इसके कारण से हर एक मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट है, लेकिन ओवरऑल जो सैंपल की बात हम लोग करते हैं तो ओवरऑल सैंपल का नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो हो जाती है। भले ही ये पोलर डायलैक्ट्रिक्स है, लेकिन अगर ये कहीं ऐसे रखा हुआ है तो इसके सैंपल का जो टोटल डाइपोल मोमेंट यहाँ पे होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। और जो नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में तो कुछ कहना ही नहीं है, इसके सारे मॉलिक्यूल्स वैसे भी नॉन पोलर थे और ऐसे भी नॉन पोलर होंगे, तो यहाँ पे ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जीरो ही रहेगा। यहाँ भी अब देखो इस लेवल पे जब हम बात करते हैं तो पोलर और नॉन पोलर में हम डिफरेंस नहीं बता पा रहे हैं। क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जो है, चाहे पोलर डायलैक्ट्रिक्स का सिंपल हो या फिर नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स का सिंपल हो, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो ही हो रहा है। तो फिर इसमें फर्क कब पड़ेगा, तो फर्क अब पड़ेगा जब हम इन सिंपल्स को एक्सटर्नल फील्ड के साथ एक्सपोज करेंगे। जब हम इन सिंपल्स को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तब क्या होता है हम उसकी बात देखने वाले हैं। वहां पे हमें पता चलेगा कि क्या इफेक्ट है इसका। जब यहाँ हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे पोलराइजेशन कैसे हो रहा है विदाउट एक्सटर्नल फील्ड। अगर कोई फील्ड नहीं है तब पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे दिखता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है वो नॉन जीरो है। और नॉन पोलर की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज सेंटर, नेगेटिव चार्ज सेंटर एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड कर रहा है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप देखो ये जो लाइन दिखाया गया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोट, यहाँ भी ई नोट है। हमने इसमें एक पोलर मॉलिक्यूल्स को रख दिया। अब पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा वो देखें हम लोग। ये जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है इस पे एक फोर्स इधर लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू ई नोट के बराबर, और नेगेटिव चार्ज सेंटर पे इधर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू ई नोट के बराबर। अब हमें क्या दिख रहा है कि जब हमने मॉलिक्यूल्स या एटम्स को रखा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज सेंटर पे ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग रहा होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी सेपरेशन और बढ़ेगी और ये मॉलिक्यूल सब इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेंटर के बीच का सेपरेशन और बढ़ जाएगा, और सेपरेशन बढ़ जाएगा तो इसके कारण से क्या होगा, इसकी डाइपोल मोमेंट इंक्रीज कर जाएगी। तो डाइपोल मोमेंट का बढ़ जाना भी क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन। हम यहाँ पे पहले देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर बेसिस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब यहाँ की बात करें हम लोग, तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है यहाँ पे अलोंग द फील्ड और नेगेटिव पे अगेंस्ट ऑफ द फील्ड फोर्स लगेगी, और अब ये मॉलिक्यूल्स जो पहले स्फेरिकल था वो कुछ ऐसे हो जाएगा।
यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, और यहाँ पे जहाँ डायपोल मोमेंट पहले जीरो था, अब यहाँ पे डायपोल मोमेंट नॉन जीरो हो जाएगा, और ये भी कैसा हुआ, पोलराइज्ड हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें डायपोल इंड्यूस्ड हो गया। यहाँ जो डायपोल हमें दिख रहा है ये कैसा डायपोल है, इंड्यूस्ड डायपोल। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अभी हमने बात की किसके, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे। अब हम बात करते हैं सैंपल का। अगर कोई सैंपल हमें दिख रहा है डायपोल का, सॉरी डाइलेक्ट्रिक्स का, तो उसमें कैसे पोलराइजेशन होती है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस चीज को देख लें हम लोग। सपोज करें कि एक ऐसा सिचुएशन यहाँ पे है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ये प्लेट आपका पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज रखते हैं हम लोग। ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और ये प्लेट यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है। और हमने यहाँ पे क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक सैंपल इस तरीके से ले लिया। अब देखो जब डाइलेक्ट्रिक है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नजर आ रहा होगा ड्यू टू चार्ज्ड प्लेट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नजर आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट ऐसे दिख रहा होगा हमें, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट ऐसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इस फील्ड को हम यहाँ पे ई नोट मानते हैं, और ई नोट में आपका ये डाइलेक्ट्रिक सैंपल रखा हुआ है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लग रहा है, अब देखो यहाँ पे बातें सोचना क्या है हमें कि डाइलेक्ट्रिक का जो अपना मॉलिक्यूल्स या एटम है, ड्यू टू थर्मल काइनेटिक एनर्जी या ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, उसका एक रैंडम ओरिएंटेशन था। लेकिन जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल पे टॉर्क लगाता है, याद है आप लोगों को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक डायपोल मॉलिक्यूल्स पे टॉर्क लगाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की कोशिश क्या होगी कि सारे डायपोल को एक वे में अलाइन कर दे, एक वे में अरेंज कर दे। यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ डायपोल मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, और हमें कैसा दिख रहा होगा, तो हमें यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन नजर आ सकता है। सिचुएशन कुछ ऐसा नजर आएगा, ऐसा मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज हो जाएंगे। बड़े ध्यान से आप देखोगे, काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी चीज है। सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज हो जाएंगे, और ये जो मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज होंगे, तो ध्यान रखना ये जो पॉजिटिव प्लेट जिधर है वहां पे माइनस, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूं, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस तरीके से आप यहां देखोगे कि हर एक मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। अब पोलराइज्ड हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पोलराइज्ड हो गए। अब मैं एक काम और कर देता हूँ, यहाँ पे एक काम और क्या कर रहा हूँ कि ये जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। बीच वाले जितने भी अपोजिट चार्ज है उसको कैंसिल कर दो, बिकॉज नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है आपका, ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इसके एक मार्जिन पे -q चार्ज और एक मार्जिन पे +q चार्ज। लेकिन इस -q को -q इंड्यूस्ड बोल दो आप, और ये +q इंड्यूस्ड बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये चार्ज इंड्यूस हुआ है, ये चार्ज इंड्यूस हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक सैंपल को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के दोनों मार्जिन पे चार्ज इंड्यूस हो रहा है, और इंड्यूस चार्ज जो है वो इंड्यूसिंग चार्ज से अलग होगा। ये +q और ये -q, ये +q और आपका ये दोनों प्लेट पे जो चार्ज है +q और ये -q, इसको हम कहते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। ये इंड्यूस करवा रहा है। और डाइलेक्ट्रिक के माध्यम पे जो चार्ज डेवलप हुआ यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं -qi और +qi। ये जो -qi है एंड +qi है, ये क्या है आपका इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज, ये चार्ज कितना होता है ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाद में, अभी फिलहाल इतना देखो। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, अगर मैं इसी सिंपल को थोड़ा यहाँ पे बना दूं अच्छे तरीके से,
आप इसको देखोगे, ये प्लस क्यू चार्ज जो आपके प्लेट के चार्ज हैं, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये इंड्यूसिंग चार्ज है। और हमने यहाँ पे लिया था डाइलेक्ट्रिक सैंपल, तो उसमें क्या देखा आपने कि डाइलेक्ट्रिक सैंपल के एक मार्जिन पे देखा हमने यहाँ पे माइनस क्यू डैश चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो गया, इसको हम बोलते हैं माइनस क्यू डैश। और यहाँ पे प्लस क्यू डैश चार्ज इंड्यूस हुआ था। कैसे इंड्यूस हुआ ये हम देख चुके हैं पहले ही, ये हो जाएगा प्लस क्यू डैश चार्ज इंड्यूस। अब गौर से देखना यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सिचुएशन है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे इसको हम ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे इसको हम ई नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन विद इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, विद इन द डाइलेक्ट्रिक सैंपल जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसके कारण से दो बातें देखो ध्यान से। एक तो देखो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिखेगा हमें, जो इस तरीके से दिखेगा ई आई। ई आई क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे दो फील्ड आपको दिख रहा है, तो नेट फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक क्या होना चाहिए? तो नेट फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक हम अगर ई लिखते हैं तो ई इज इक्वल टू होना चाहिए ई नॉट माइनस ई आई, ई नॉट माइनस ई आई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ लिख देता हूँ ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। यहाँ पे ई नॉट क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई आई क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे एक बात और देखना है हमें, ये जो चार्ज सेपरेशन हुआ इसके कारण से जो डायपोल मोमेंट डेवलप हुआ होगा, तो डायपोल मोमेंट हर हमेशा जो डेवलप हो रहा है वो माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है। वो कहाँ से कहाँ होता है? माइनस क्यू टू प्लस क्यू। इट मीन्स विद इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो डायपोल मोमेंट डेवलप यहाँ पे होगा, इसको हम कैपिटल पी लिखते हैं। तो कैपिटल पी यहाँ पे क्या है? इसको इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड हुआ ये। तो इसको हम लिख सकते हैं इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। और ये किधर से किधर हुआ है? तो माइनस क्यू डैश टू प्लस क्यू डैश। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा along the electric field, along the external electric field। तो यहां से आपको याद क्या रखना है कि जो डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी along the external electric field। लेकिन जो नेट फील्ड यहां पे डेवलप होगा, जो नेट फील्ड यहां पे डेवलप होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो ई नोट माइनस ई आई। हम यहां लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई आई, और यहाँ पे नेट फील्ड जो होगा, नेट फील्ड इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक इज ऑल्सो इन डायरेक्शन ऑफ ई नोट। ई नोट का मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से कंक्लूजन क्या आया हमारे पास? कंक्लूजन ये आया कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब के दोनों मार्जिन पे ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो रहा है। इंड्यूस चार्ज की वैल्यू क्या होगी आगे देखेंगे हम लोग। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट में हुआ। तीसरी चीज़, जो नेट फील्ड हो रहा है वो ई नोट माइनस ई आई देख रहे हैं, नेट फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग हो रहा है, और जो डायपोल मोमेंट यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ है वो भी एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग ही हो रहा है। तो इस तरीके से हमने इस पोलराइजेशन के पूरे प्रोसेस को यहाँ पे देखने का एक मॉडल प्रपोज किया, आपको प्रस्तुत किया हूँ। आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। आगे हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। आपने देखा कि एक्सटर्नल फील्ड ई नोट था, जो नेट फील्ड इंड्यूस हुआ उसको हमने ई कहा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक सैंपल।
कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? K इज इक्वल टू ई नोट अपॉन में ई, रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेट फील्ड इंड्यूस्ड विद इन द डायपोल। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने? K इज इक्वल टू ई नोट बाई ई, और ई नोट अपॉन में ई के बदले क्या लिख सकते थे हम लोग? ई नोट माइनस ई आई, जहाँ ई नोट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ई आई यहाँ पे क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। दूसरी चीज, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि इट इज रेशियो ऑफ सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी। इट इज रेशियो ऑफ सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो आगे हम बात कर रहे हैं पोलराइजेशन डेंसिटी के बारे में। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है? इसको हम लोग कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, और याद रखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज डिफाइंड एज द टोटल डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक सैंपल। टोटल डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक सैंपल। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? डायपोल पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू एन, एन है टोटल नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स, और P है डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स। तो N इंटू पी क्या हो जाएगा? टोटल डायपोल मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एरिया इंटू सेपरेशन या विड्थ ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो एरिया A इंटू डी, ए डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं? पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू पी वेक्टर। तो कैपिटल यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैंपल। अब यहां से देखिए एक चीज और, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? तो हमें पता है कि डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है कूलम मीटर, कूलम मीटर, और नीचे क्या होगा? मीटर क्यूब। तो ऊपर का मीटर, नीचे का मीटर क्यूब कैंसिल होकर नीचे बचेगा मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जानी चाहिए? कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आपका है पोलराइजेशन डेंसिटी की कहानी। अब यहाँ पे हम एक बात और देखते हैं, ये जो आप P वेक्टर देख रहे हो, जिसको हम लोग कहते हैं डायपोल मोमेंट फॉर ईच एटम और मॉलिक्यूल्स, ये जो है आपका डायपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी चीज, ये जो डायपोल मोमेंट को जब हम इक्वेट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हम लिखते हैं P इज इक्वल टू अल्फा इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू ई नोट। यहाँ पे हमने क्या किया? इसको इक्वेट कर दिया, तो एक कांस्टेंट बीच में डाला हमने। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? अल्फा इंटू एप्सिलॉन नोट। अब ये जो यहाँ पे अल्फा लिखा गया है, दिस अल्फा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस अल्फा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। कई बार आपसे पोलराइजेबिलिटी का यूनिट पूछा जाता है, डायमेंशन पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछा जाता है, वैल्यू पूछा जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमें ये याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ से क्या हमें दिख रहा है कि अगर हम देखें पोलराइजेबिलिटी की बातें, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल अपॉन में एप्सिलॉन नोट इंटू ई नोट। तो यहाँ से हम लोग पोलराइजेबिलिटी के बारे में और भी डिटेल से पता कर सकते हैं। तो दिस इज पोलराइजेबिलिटी, मतलब एबिलिटी टू गेट पोलराइज्ड। अब देखो, जिस मटेरियल के मॉलिक्यूल्स का जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगा, उस मॉलिक्यूल्स में उतनी ही ज़्यादा डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होगा। तो ये हुई बात इसके नेचर ऑफ मटेरियल की। तो आगे हम बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की। डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं लिख दिया हिंदी में भी काई, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? काई, CHI, काई। अब देखो यहाँ पे ये देखा गया कि पोलराइजेशन डेंसिटी जो होता है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है, पोलराइजेशन डेंसिटी,
इट इज प्रोपोर्शनल टू नेट फील्ड इंड्यूस्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक सैंपल, प्रोपोर्शनल टू ई। ध्यान रखना ये ई है, ई नोट नहीं है। ये बच्चे कभी कंफ्यूज करते कि ई नोट है, नहीं। यहाँ जो पोलराइजेशन डेंसिटी है इट इज प्रोपोर्शनल टू ई, जहाँ ई क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इनसाइड, इंड्यूस्ड नहीं सॉरी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। हम लोग इस ई को क्या लिखते थे, याद होगा आपको, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई आई, वही ई है ये। जब इसको इक्वेट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम कांस्टेंट पुट कर रहे हैं, काई एप्सिलॉन नोट इनटू ई। हियर काई इज ए कांस्टेंट कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एक चीज और जान लो। यहाँ पे ये जो काई होता है इट इज यूनिटलेस, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है, नो यूनिट नो डायमेंशन। दूसरी चीज इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस ये है, ये भी नेचर ऑफ मटेरियल होता है, और जिसकी ससेप्टिबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उस मटेरियल में उतनी ही ज़्यादा पोलराइजेशन डेंसिटी होगी, उसमें उतनी ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा। तो ये भी नेचर ऑफ मटेरियल की ही बातें यहाँ पे हो रही है। आगे हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग पोलराइजेशन डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या रिलेशन है। पोलराइजेशन डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज। देखो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये दो प्लेट है जिसमें प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज है, और इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम पे के मान रहे हैं, और डाइलेक्ट्रिक में जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो माइनस क्यू आई और प्लस क्यू आई, ये इंड्यूस चार्ज है, इसलिए हम यहाँ पे आई लिखे हैं। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो विड्थ है उसको हमने यहाँ पे डी मान लिया। ऑब्वियस है कि जो एरिया प्लेट का है वो हम ए मान रहे हैं। तो इस कंडीशन में टोटल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ द स्लैब, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था, चार्ज इंटू सेपरेशन। तो यहाँ पे टोटल चार्ज हम क्यू आई मान रखे हैं और इंटू सेपरेशन डी मान रखे हैं। और अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुआ है उसको सिग्मा मानते हैं, तो आप लिख सकते हो ना क्यू के बदले में सिग्मा आई इंटू ए, जहाँ ए क्या होगा, एरिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे क्यू सिग्मा आई इंटू ए इंटू डी, ये क्या हो जाएगा, टोटल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, टोटल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। अब देखो हमें ये पता है कि पोलराइजेशन डेंसिटी जो होता था वो होता था टोटल डाइपोल मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम, अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, P इक्वल टू, अब टोटल डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिग्मा इंड्यूस्ड इंटू ए इंटू डी अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू डी। ए डी से ए डी कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे सिग्मा आई। मतलब पोलराइजेशन डेंसिटी जो है ये एक तरीके से इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी के बराबर ही होता है। पोलराइजेशन डेंसिटी किसके बराबर होता है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी के बराबर ही होता है। तो इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पे सिंस इंड्यूस्ड फील्ड ई आई जो होता है, तो फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, दो प्लेट के बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब सिग्मा का मतलब होता था चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू इंड्यूस्ड अपॉन में ए इंटू एप्सिलॉन नोट, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्टेंट फील्ड इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई आई, पता है हम लोग को ई नोट माइनस ई आई होता है रिजल्टेंट फील्ड। तो जहाँ ई नोट है वहाँ पे क्या होना चाहिए था, तो वहाँ पे होना चाहिए था क्यू नोट। तो क्यू नोट बाय एप्सिलॉन नोट ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे ई नोट के बदले में ई नोट इज इक्वल टू, जो क्यू पहले से है नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्यू पहले से जो है तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस क्यू इंड्यूस्ड अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एप्सिलॉन नोट ए को कॉमन लेके हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नेट फील्ड यहाँ बनना है हमारा वो क्या होता था, पहले देख चुके हम लोग, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट ए इंटू के, जहाँ के क्या होता था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब एक चीज देखो ध्यान से, ए से ए एप्सिलॉन नोट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा क्यू माइनस क्यू आई इज इक्वल टू क्यू बाई के। तो यहाँ से ध्यान से देखना, क्यू आई नीचे दिख रहा है, क्यू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू बाई के।
Q कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1/K। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड इंड्यूस्ड चार्ज, किसी डाइलेक्ट्रिक पे चार्ज कितना इंड्यूस हो रहा है, हम उसकी कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हैं। वेरी सिंपल, हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन के एंड काई। के यहाँ पे क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और काई यहाँ पे क्या था, डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। कई जगह देखोगे आप कि डाइलेक्ट्रिक जहाँ लिखा होता है उसके नीचे में यहाँ पे डी लिखा होता है, डी का मतलब डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये रिलेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना आपको। आप रिलेशन यहाँ पे देखो एक बार, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज गिवन बाय 1 प्लस काई। क्या मतलब हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हर हमेशा काई से 1 ज़्यादा होता है। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और काई के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 1 होगा। आपको याद क्या रखना है, कई बार पूछा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ऑलवेज 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 ग्रेटर देन डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर देखें डेरिवेशन का स्टेप्स क्या हो सकता है, हमें पता है सिंस E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई आई, जहाँ ई नोट क्या होता था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई आई क्या होता था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक, और ई यहाँ पे क्या था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक। अब यहाँ पे ई नोट माइनस, जहाँ ई आई है इंड्यूस्ड फील्ड, तो वहाँ हम लोग याद होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट भी लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले में, यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट आ गया अपना, और सिग्मा इज इक्वल टू पोलराइजेशन डेंसिटी होती है, मैं पहले ही प्रूफ कर चुका हूँ। तो हम इसको लिख सकते हैं ई नोट माइनस सिग्मा के बदले में पी अपन में एप्सिलॉन नोट। अब देखो पी का मतलब क्या होता था, पी था पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू काई एप्सिलॉन नोट ई, ये बात मैं पहले बता रखा हूँ आपको। तो हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस, ये जो पी अपन में एप्सिलॉन नोट रहा है तो उसके बदले में पी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं काई एप्सिलॉन नोट ई अपन में ई नोट से, तो ये एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ई नोट माइनस काई ई। अब देखो ई नोट इज इक्वल टू ई प्लस काई ई, तो हम यहाँ पे ई कॉमन ले सकते हैं, तो ई कॉमन लेके 1 प्लस काई हो सकता है। तो ई नोट, अगर इस ई को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या मिलेगा हमें, ई नोट बाई ई नोट बाई ई इज इक्वल टू 1 प्लस काई, और ई नोट बाई ई को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ई नोट बाई ई को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पहले देख चुके हम लोग। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस काई। हम आगे की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक के बारे में सारे चीज़ की जानकारी ले लिया। डाइलेक्ट्रिक की पूरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर हो, आप यहाँ से ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ज़रूर अच्छा लगा होगा डेफिनेटली, आप लोग अंतर देखे हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आप भी बेनिफिट में हैं, आपके फ्रेंड्स भी बेनिफिट में रहें। और दूसरी चीज़, वेरी हम्बली रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, थोड़ा मुझे भी उत्साहवर्धन होना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू, जय हिंद।